स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, नेट, बीपीएससी, जेएससी, जीडीसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर उन छात्रों के लिए जिनकी यूपीएससी की परीक्षा अ, जो अप्रैल में होनी है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह आज की वीडियो जो है हिंदी के पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित है। और मुझे उम्मीद है कि ये मेरा प्रयास आपको पसंद आएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि विडंबना और विरोधाभास जैसे नई समीक्षा के मुहावरे किस समीक्षक ने दिए हैं? तो पहले सवाल का उत्तर आपको ये देना है कि विडंबना और विरोधाभास जैसे नई समीक्षा के मुहावरे किस समीक्षक ने ये दिए हैं? ए कह रहा है क्लीथ बुक्स ने, बी आई रिचर्ड, सी मिल्टन मरे और डी विलियम एप्सन। तो आपको पहले का उत्तर बताना है कि विडंबना और विरोधाभास जैसी नई समीक्षा के मुहावरे किस समीक्षक के दिए हुए हैं। तो इसका विकल्प उत्तर जो सही हो जाएगा वो ए विकल्प सही हो जाएगा, क्लिथ ब्रुक्स के दिए हुए हैं। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे में। दूसरे में करें कि तनाव सिद्धांत किस नए समीक्षा ने प्रस्तुत किया, किस नए समीक्षक ने प्रस्तुत किया। आपको दूसरे में ये बताना है कि तनाव जो सिद्धांत है वो किस समीक्षक ने प्रस्तुत किया। सवाल नंबर दूसरा, ए करें क्लिथ ब्रुक्स, बी आई रिचर्ड्स, सी मिल्टन मरे और डी एलन टेट। तो आपको बताना है कि तनाव सिद्धांत जो है वो किस समीक्षक ने जो है इसको प्रस्तुत किया था। सवाल नंबर दूसरे का, तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, एलन टेट जो है इन्होंने प्रस्तुत किया था। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं, कहते हैं रूपवाद के विषय में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो आपको ये बताना है कि रूपवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ए, रूपवाद का उद्भव फ्रांस में हुआ। बी, यह अंग्रेजी के फॉर्मलिज्म शब्द का हिंदी पर्याय है। सी करें रूपवाद से ही रीति और वक्रोक्ति का संबंध है। डी करें रूपवाद एक प्रकार का कलावादी आंदोलन है। तो आपको ये बताना है कि रूपवाद के विषय में इसमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। सवाल नंबर तीसरे का, तो इसका विकल्प ए जो है वो असत्य है। रूपवाद का उदय फ्रांस में नहीं बल्कि रूपवाद का उदय जो है वो रूस में हुआ था। अब देखते हैं सवाल नंबर चौथा। चौथा कह रहे कि मिथक के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। चौथे में आपको ये बताना है कि मिथक के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। एक करें डॉक्टर नगेंद्र ने मिथक को दो वर्गों प्राकृतिक और धार्मिक मिथक तथा धार्मिक मिथक को दो भागों में बांटा है। बी करें कि मिथक का उद्भव फ्रांस से माना जाता है। सी करें कि मिथक को सामान्यतः तीन हिस्सों में सृष्टि संबंधी मिथक, प्रलय संबंधी मिथक और देवी देवताओं के प्रणयाचार संबंधी मिथक में बांटा जा सकता है। डी करें कि मिथक का उद्भव उनानु तथा मिथास से माना जाता है। तो आपको ये बताना है कि इसके संबंध में कौन-सा कथन जो है वो असत्य है। तो जो असत्य कथन है वो बी विकल्प सही है। ये असत्य कथन है क्योंकि मिथक का उद्भव फ्रांस से माना जाता है। ये कथन जो है इसके संदर्भ में असत्य है। सवाल नंबर 5वां देखते हैं। 5वां क्या कह रहा है? 5वां कह रहा है कि प्रतीकवाद को चित्रभाषावाद किस आधुनिक भारतीय आलोचक ने कहा है? आपको ये बताना है कि प्रतीकवाद को चित्रभाषावाद किस आधुनिक भारतीय आलोचक ने कहा है। ए डॉक्टर नगेंद्र, बी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी आचार्य नंदुलारे वाजपेयी और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो पांचवें का उत्तर बताना है कि चित्रभाषावाद को किस भारतीय आधुनिक आलोचक ने प्रतीकवाद को चित्रभाषा वाद जो है वो आलोचक ने कहा है। तो ये शुक्ल जी ने कहा है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर पांचवें का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर छठवां। कह रहा है कि असत्य कथन का चयन कीजिए। तो छठवें में आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ए कह रहा है बिंब अंग्रेजी के शब्द इमेज का हिंदी रूपांतर है। बी कह रहा है कि बिंब के प्रवर्तन का श्रेय अंग्रेजी कवि टी ह्यूम को जाता है। सी आचार्य शुक्ल ने इजरा पाउंड को बिंब का प्रवर्तक माना है और डी आचार्य शुक्ल ने बिंब को चित्रभाषावाद के नाम से अभिहित किया है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है सवाल नंबर छठवें में। तो असत्य कथन विकल्प सी है कि शुक्ल ने इजरा पाउंड को बिंब का प्रवर्तक माना है। ये जो है असत्य कथन है। अब आते हैं सवाल नंबर 7वें में। कह रहा है कि किसने यह दावा किया है कि स्वतंत्रतावादियों की रचना प्रक्रिया भावों की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि भावों का दमन करती है। तो 7वें में आपको ये बताना है कि किसने यह दावा किया कि स्वतंत्रतावादियों की रचना प्रक्रिया भावों की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि भावों का दमन करती है। ए कॉलरिज, बी वर्ड्सवर्थ, सी रिचर्ड्स और डी इलियट। तो 7वें का उत्तर देना है आपको कि यह जो है वो किसने कहा है। तो ये इलियट का है, बल्कि विकल्प जो है आपका डी उत्तर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 8वां। 8वां कह रहा है कि अच्छा रचनाकार कविता में अत्यंत संयमित आत्म अभिव्यक्त करता है। वह अपनी भावनाओं तथा
व्यक्तिकता से अधिकतम दूरी बनाए रखते हुए काव्य रचना करता है। ये कथन किसका है? तो 8वें में आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए एलियट का है, बी वर्ड्सवर्थ का, सी कॉलरिज का और डी रिचर्ड्स का। तो सवाल नंबर 8वें का बताना है उत्तर, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन एलियट का है, विकल्प ए जो है उसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 9 में। 9 में कह रहा है कि अरस्तू के अनुसार त्रासदी के कथानक को कितने भागों में बांटा गया है। आपको ये बताना है कि अरस्तू के अनुसार त्रासदी के कथानक को कितने भागों में बांटा गया है। ए ऐतिहासिक, काल्पनिक, रहस्यात्मक, बी कह रहा है काल्पनिक ऐतिहासिक रोमानी, सी ऐतिहासिक काल्पनिक अनुश्रुतिक और डी कह रहा है कि ऐतिहासिक काल्पनिक यथार्थवादी। तो नवे का उत्तर आपको देना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो अरस्तू के अनुसार त्रासदी ऐतिहासिक, काल्पनिक और अनुश्रुतिक अर्थात विकल्प सी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा, नवे का। अब आते हैं सवाल नंबर 10वें में। 10वें में कह रहा है कि अरस्तू के विरेचन सिद्धांत की तुलना किसके सिद्धांत से की जा सकती है? आपको बताना है कि अरस्तू के विरेचन सिद्धांत की तुलना किसके सिद्धांत से की जा सकती है? ए रुचि के अभिव्यंजनावाद, बी शंकुक के अनुमतिवाद, सी उत्पत्तिवाद और डी अभिनवगुप्त के अव्यक्तिवाद। तो आपको 10वें का उत्तर बताना है कि 10वें का उत्तर क्या सही होगा। अरस्तू के विरेचन की तुलना जो है वो किस सिद्धांत से की जा सकती है? तो अरस्तू के विरेचन सिद्धांत की तुलना जो है अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त के विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। इससे जो है वो की जा सकती है। अब आते हैं सवाल नंबर 11। 11 में कह रहा है कि प्लेटो के राज्य संबंधी चिंतन के 2 आधार हैं। आपको बताना है कि प्लेटो के राज्य संबंधी चिंतन के 2 आधार कौन से हैं? ए दर्शन तथा रहस्य, बी दर्शन तथा प्रयोजन, सी दर्शन तथा राज्य और डी दर्शन तथा कला। तो आपको प्लेटो के राज्य संबंधी चिंतन के 2 आधार बताने हैं। सवाल नंबर 11 क्या होगा इसका? तो 11 का उत्तर हो जाएगा दर्शन तथा प्रयोजन, विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 12 में। 12 में क्या कह रहे हैं? 12 में कह रहे हैं कि यह कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है कि चूंकि कला नकल की नकल है, छाया की छाया है, अतः मिथ्या है। अयथार्थ, अवास्तविक तथा मिथ्या होने के कारण कोई कलाकृति न तो व्यक्ति का कल्याण कर सकती है और न ही राज्य का। आपको बताना है कि ये किसके द्वारा कहा गया है। ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी लोंजाइनस और डी सुकरात। तो 12 का उत्तर आपको बताना है कि ये किसके द्वारा कहा गया है। प्लेटो के द्वारा, अरस्तु, लोंजाइनस या सुकरात। तो ये प्लेटो की पंक्ति है, विकल्प ए जो है उत्तर सही हो जाएगा 12 का। अब आते हैं सवाल नंबर 13। 13 में क्या कह रहे हैं? 13 में कह रहे हैं कि यह कथन किसने कहा है कि कविता रचनाकार के नियमों का नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा का अनुवर्तन करती है। आपको बताना है कि ये कथन किसने कहा है कि कविता रचनाकार के नियमों का नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा का अनुवर्तन करता है। ए अरस्तु, बी लोंजाइनस, सी प्लेटो और डी सुकरात। तो 13 का उत्तर आपको देना है कि ये कथन किसने कहा है। अरस्तु ने, लोंजाइनस ने, प्लेटो ने या सुकरात ने। तो ये कथन जो है वो प्लेटो का है, विकल्प सी जो है उत्तर सही हो जाएगा 13 का। अब आते हैं सवाल नंबर 14 में। 14 में कह रहा है कि प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। आपको बताना कि कौन-कौन से भेद स्वीकार किए हैं। ए कह रहा है अनुकरणात्मक, वर्णनात्मक मिश्र, बी कह रहा है अनुकरणात्मक, विशेषात्मक मिश्र, सी कह रहा है अनुकरणात्मक, विशेषात्मक सरल और डी कह रहा है अनुकरणात्मक, विशिष्टात्मक और मिश्र। तो 14 का उत्तर आपको बताना है कि 3 प्रमुख भेद कौन से स्वीकार किए हैं। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, अनुकरणात्मक, वर्णनात्मक और मिश्र। अब आते हैं सवाल नंबर 15 में। 15 में कह रहा है कि प्लेटो के अनुसार प्रगीत के अंग नहीं है। आपको बताना है कि प्लेटो के अनुसार प्रगीत के अंग नहीं है। ए पहला करें शब्द, दूसरा छंद, तीसरा माधुर्य और चौथा लय। तो आपको ये बताना है कि प्लेटो के अनुसार प्रगीत के अंग नहीं है। अब विकल्प ए कह रहा है 1 और 2, बी कह रहा है 1, 3 और 4, सी कह रहा है 1, 2, 3 और 4 और डी कह रहा है 1 और 3। तो आपको बताना है कि प्लेटो के अनुसार प्रगीत के अंग नहीं है। तो 15 का उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा। 1, 3 और 4 ये जो है प्रगीत के अंग नहीं है। 1, 3 और 4 ये प्रगीत के अंग जो है वो नहीं है। अब आते हैं सवाल नंबर 16। 16 में क्या कह रहे हैं? 16 में कह रहा है कि प्लेटो ने काव्य हेतु माना है। आपको बताना है कि प्लेटो ने काव्य हेतु किसे माना है। ए ईश्वरी उन्माद को, बी आनंद को, सी कार्य व्यापार के अनुकरण को और डी अ, उद्भावक कल्पना को। तो आप उद्भावक कल्पना को। तो आपको बताना है कि प्लेटो ने काव्य हेतु किसको माना है। तो प्लेटो ने काव्य हेतु जो है वो ईश्वरी उन्माद को माना है, अर्थात विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 17। 17 में क्या कह रहा है? 17 में कह रहा है कि कला निर्माण के क्षेत्र में क्रोचे किसे मूल कारण मानते हैं।
आपको बताना है कि कला के निर्माण के क्षेत्र में क्रोचे जो है किसे मूल कारण मानते हैं? ए सौंदर्य, बी अनुभूति, सी इंद्रिय ज्ञान और डी प्रतिभा। तो आपको बताना है कि कला के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में क्रोचे किसे जो है वो मूल कारण मानते हैं? सवाल नंबर 17, तो वो प्रतिभा को मानते हैं। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 में क्या करें? करें साहित्य का उद्देश्य विरेचन किसने माना है? आपको ये बताना है कि साहित्य का उद्देश्य विरेचन जो है वो किसने माना है? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी कॉलरीज और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 का उत्तर आपको देना है कि विरेचन जो है वो साहित्य का उद्देश्य किसने माना है? तो अरस्तु ने माना है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 19। 19 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से सही कालानुक्रम जो है कालक्रम का चुनाव कीजिए। तो आपको जो विकल्प नीचे दिए गए हैं इसमें से सही कालक्रम का क्या करना है? चुनाव करना है। ए करें सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, होरस, बी करें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, होरस, सी करें प्लेटो, अरस्तु, होरस, सुकरात और डी करें कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 का आपको बताना है कि कौन सा क्रम जो है वो सही हो जाएगा। तो सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, होरस होगा कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, होरस होगा? प्लेटो, अरस्तू, होरस, सुकरात होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो देखो भाई सुकरात सवाल नंबर 19 का जो उत्तर सही हो जाएगा वो सुकरात पहले थे, फिर सुकरात किसी से प्लेटो, अरस्तू, होरस। विकल्प बी जो है वो उत्तर आपका क्या होगा? वो सही हो जाएगा 19 का। अब आते हैं सवाल नंबर 20 में। 20 में कह रहा है कि यूनान में शारीरिक विकारों की शुद्धि को विरेचन कहते थे, किंतु अरस्तु के ने काव्य सिद्धांत के रूप में विरेचन का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो आपको ये बचाना है कि इसका उत्तर क्या होगा? मनोवृत्तियों का समन, बी कह रहा है मनोवृत्तियों का प्रहसन, सी कह रहा है विचारों का उद्दीपन और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि यूनान में शारीरिक विकारों की शुद्धि को विरेचन कहते थे, किंतु अरस्तु ने काव्य सिद्धांत के रूप में विरेचन का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो अरस्तु ने जो है मनोवृत्तियों का समन के अर्थ में किया है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा 20वें का। अब आते हैं सवाल नंबर 21 में। 21 में कह रहा है कि कल्चर एंड एनार्की इनमें से किसका प्रसिद्ध निबंध है? आपको बताना है कि कल्चर एंड एनार्की इनमें से किसका प्रसिद्ध निबंध है? ए कॉलरिज, बी जॉक देरिडा, सी टी.एस. एलियट और डी मैथ्यू अर्नोल्ड। तो 21 का उत्तर आपको बताना है कि कल्चर एंड एनार्की जो है वो किसका निबंध संग्रह है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड का है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 22 में। 22 में कह रहे हैं कि काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। किसकी काव्य परिभाषा है? तो आपको बताना है कि काव्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ए वर्ड्सवर्थ, बी कॉलरिज, सी शैली और डी मैथ्यू अर्नोल्ड। तो 22 में आपको बताना है कि परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। तो ये वर्ड्सवर्थ की परिभाषा है। विकल्प ए जो है उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 22 का। अब आते हैं सवाल नंबर 23 में। 23 में कह रहा है कि काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? 23 में आपको ये बताना है कि काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? ए काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, बी भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, सी भाषा में कृत्रिमता और अ, आडंबवाद के कवियों की देन है और डी करेक्ट गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी मान्यता इसमें वर्ड्सवर्थ की नहीं है सवाल नंबर 23 में। तो देखो बी की मान्यता, बी वाली मान्यता नहीं है जो है उन्हें मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, ये मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है। अब आते हैं सवाल नंबर 24। 24 में कह रहे हैं कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय क्या है? आपको बताना है कि अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है, इसमें अनुकरण का आशय क्या है? ये आपको बताना है। ए प्रकृति की नकल, बी पुनः सर्जन, सी नकल और डी वस्तुपरक अंकन। तो आपको बताना है कि अरस्तु के अनुकरण में के सिद्धांत में अनुकरण का आशय क्या है? तो अनुकरण का आशय है पुनः सर्जन। विकल्प बी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 में देखते हैं, कह रहे हैं कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, यह कथन किसका है? आपको ये बताना है कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, ये कथन किसका है? ए क्रोचे, बी इलियट, सी वर्ड्सवर्थ और डी कॉलरिज। तो 25 में आपको बताना है कि मानव कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधानी शक्ति है, ये कथन किसका है? तो ये कॉलरिज का कथन है। विकल्प डी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।